हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार कहानी में गांवों में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नई डीही नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग अंधविश्वास के चलते कर्मनाशा नदी में आई बाढ़ को शांत करने के लिए बलि को ही एकमात्र सही तरीका मानते थे। उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि नदी में बलि देने से बाढ़ ठीक होने का कोई संबंध नहीं है, बल्कि बाढ़ को रोकने के लिए उन्हें वहाँ जो बने हुए बांध हैं उनकी मरम्मत करनी होगी। क्योंकि वो अनपढ़ थे, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं थी। तो दोस्तों, जो उस नदी में बाढ़ आती थी वो काफी भयानक रूप में आती थी, और ऐसा होता भी था कि जब गांव वाले किसी की बलि दे देते तो शायद वो बाढ़ शांत हो जाती थी। इसीलिए उनका विश्वास हो गया था। वो हर साल उस नदी में बाढ़ आती थी और हर साल किसी ना किसी की बलि देने को वो तत्पर रहते थे। आज के अध्याय में हम इसी कर्मनाशा की हार कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। श्री शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार कहानी एक सामाजिक कहानी है। कर्मनाशा नदी जो है यह रूढ़ियों की प्रतीक है, और शिव प्रसाद एक सशक्त कथा शिल्पी हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वास पर व्यंग्य किया है, और उनका समाधान भी उन्होंने अपनी हर रचना में प्रस्तुत किया है। चलिए दोस्तों, तात्विक दृष्टि से कर्मनाशा कहानी की तात्विक समीक्षा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी में 6 तत्व होते हैं। पहला है कथानक, दूसरा होता है कथानक मतलब या कथा वस्तु जो उस कहानी की कथा होती है, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद या कथोपकथन, और उसके बाद आता है कहानी का क्या उद्देश्य है, साथ ही साथ कहानी के चरित्र चित्रण में कहानी में जो पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले हम इस कहानी का कथानक जानते हैं। इस कहानी में प्रगतिशीलता का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। कुलदीप ब्राह्मण जाति का एक 16 साल का नवयुवक होता है, और फुलमत एक विधवा होती है, वो मल्लाह जाति से थी। यह दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, और एक बार ये प्रेम पाश में बंधे हुए थे। उस समय कुलदीप का बड़ा भाई भैरव पांडे, जो इसमें एक अपाहिज है, उन्हें देख लेता है और उसको डांटता है अपने भाई की डांट के डर से, क्योंकि उसके कुलदीप के भाई ने, भैरव पांडे ने कुलदीप को बचपन से ही उसे पाला था, अपने बच्चे की तरह पाला था। इसलिए कुलदीप डर जाता अपने भाई की डांट से, और वो गांव को छोड़कर चला जाता है। अब इन दोनों के प्रेम के प्रतिफल के रूप में फुलमत एक बच्चे को जन्म देती है, और गांव में कुछ लोग यह प्रचार कर देते हैं कि जो कर्मनाशा नदी में भारी बाढ़ आई है वह फुलमत के पाप कर्मों का परिणाम है। अब ऐसे में जो पंचायत होती है वो निर्णय देती है कि मां तथा अवैध संतान को कर्मनाशा नदी की भेंट चढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसे समय पर भैरव पांडे, जो कुलदीप का बड़ा भाई है, वो इसका विरोध करता है और फुलमत को अपने भाई कुलदीप की पत्नी घोषित कर देता है। अपाहिज भैरव पांडे के दृढ़ निश्चय और गर्जना के सामने वह कर्मनाशा नदी, जो कभी बिना बलि लिए वे शांत नहीं होती थी, वह भी इस बार हार गई है और वो बाढ़ शांत हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस कहानी का कथानक सुगठित, आरंभ, मध्य तथा अंत रोचक है। कौतूहल तथा रोचक घटना प्रसंग कथा वस्तु के विशेष गुण हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा इसका देखते हैं, पात्र तथा चरित्र चित्रण। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी का आकार सीमित होता है, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या भी कम होती है। किंतु जो कहानी के थोड़े से ही पात्र होते हैं वो अत्यंत प्राणवान और गतिमान होते हैं, जिससे कहानी को गति मिलती है, और ये प्रभावशाली भी होने चाहिए। कल्पना के आधार पर निर्मित मानव का ढांचा मात्र नहीं होने चाहिए। आलोच्य कहानी के पात्र सामान्य ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भैरव पांडे, कुलदीप, धनेसरा चाची, गांव का मुखिया आदि ये कहानी के विशिष्ट पात्र हैं। पात्रों में प्रगतिशील विचारधारा वाले पात्र तथा रूढ़ियों और अंधविश्वास में जकड़े ढोंगी पात्र, इस तरह के 2 वर्ग हैं।
कुलदीप एक 16 वर्षीय भावुक नवयुवक है, फुलमत नवयौवना विधवा, धनेश्रा चाची तथा मुखिया ढकोसलेबाजों के प्रतीक है। भैरव पांडे जो है वो कहानी में आदर्श, यथार्थवादी तथा प्रगतिशील विचारों वाला अधेड़ पंडित है, और जो कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम है वो इन्हीं सब पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए ये सभी पात्र कहानी में सजीव हैं। भैरव का चरित्र बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कथावाचक ब्राह्मण फुलमत की बलि दिए जाने का विरोध इन शब्दों में करता है। कैसे? कर्मनाशा की बाढ़ दूध मुए बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी, उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये कहानी एक सफल कहानी है। अब इस कहानी के कथोपकथन या संवाद योजना के विषय में जानते हैं। सफल कहानी में संवाद का उद्देश्य मुख्यतः अंतर्द्वंद्व एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है, किंतु गौण रूप में जो संवाद होते हैं वो एक किसी भी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। घटनाक्रम को वेग से चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने में तथा कौतूहल एवं उत्सुकता की सृष्टि करने में भी संवादों का योगदान रहता है। इस कहानी के संवाद संक्षिप्त तथा पात्रानुकूल हैं। पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को मनोवैज्ञानिक संवादों के माध्यम से सुंदर रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। संवाद में पैनेपन तथा चुभते व्यंग का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। अब वो कहता है भैरव पांडे कि मैं आपके समाज को कर्म नाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार सहित कर्म नाशा के पेट में जाना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों संवाद की दृष्टि से कर्म नाशा की हार कहानी एक सफल कहानी है। अब इस कहानी के देशकाल और वातावरण पर चर्चा करते हैं। किसी भी कहानी को सफल, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए स्थान और समय का समन्वय परम अपेक्षित है। कहानी एक लघुकाय रचना होती है, इसलिए उसमें अधिक समय एवं अधिक घटनाओं के चित्रण का अवकाश नहीं होता, और प्रस्तुत कहानी में गांव में ऊंच नीच का भेद, युवक युवतियों का प्रेम तथा धनेश्री चाची और मुखिया जैसे लोगों की आज भी कमी नहीं है। आज भी आप समाज में देखेंगे कि इस तरह के लोग गाँव में आज भी हैं। कर्म नाशा को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित करने में कथाकार सफल रहे हैं। इस प्रकार कला के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत रचना में देशकाल और वातावरण तत्व का सुंदर निर्वाह हुआ है। एक उदाहरण बताती हूँ। पूर्वी आकाश पर सूरज के 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारे पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती थी। तो ये जो उस नदी में बाढ़ आई थी उसका कितना सजीव चित्रण इन संवाद के जरिए हमने देखा, कितना सजीव चित्रण किया है। अगला है कहानी का मुख्य तत्व भाषा शैली। दोस्तों आज के युग में कहानी सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। कहानी का जीवन को अत्यंत निकट से देखकर जीवन के यथार्थ को कहानी में प्रस्तुत करता है। कहानी की भाषा सरस, सुबोध एवं प्रभावमय होनी चाहिए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा में ग्रामीण शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे हौसला, जान, जार, बेजार इत्यादि, और साथ ही साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है, जैसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, काली पोतना, खाक छानना इत्यादि। दोस्तों एक उदाहरण बताती हूँ। प्रलय ना होगी तब क्या बरकत होगी। हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा। माथे के लुग्गे ठीक करती धनेश्रा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है। राम मेरे राम, एक ने पाप किया सारे गांव के सिर बेता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। तो दोस्तों भाषा शैली के हिसाब से भी है कहानी एक सटीक कहानी है। अंतिम तत्व होता उद्देश्य। सामान्य रूप में कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन।
साथ ही उसमें जीवन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। आधुनिक युग में कहानी का उद्देश्य बहुमुखी होता है और साथ ही साथ विविधमुखी भी। कहानीकार कहीं सुधार तो कहीं आदर्श एवं यथार्थ के चित्रण को कहानी का उद्देश्य मानकर चलता है। आज के प्रगतिशील युग में भी भारतीय गांव रूढ़ियों, अंधविश्वास तथा वर्गगत ऊंच नीच के विषैले संस्कारों में डूबे हुए हैं। इस कहानी में अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध करते हुए मानवतावाद और प्रगतिशीलता का समर्थन भी किया गया है। इस घटनाक्रम में ब्राह्मण युवक का मल्लाह विधवा लड़की से प्रेम प्रसंग चित्रित किया गया है। दोस्तों, पहले भैरव जो उसका लड़के का बड़ा भाई है इसका विरोध करते हैं, फिर फुलमत को अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। ऐसे में वो ऊंच नीच के वर्गगत भेद को नकारते हैं। इस प्रकार उपेक्षितों के प्रति संवेदना, रूढ़ियों का विरोध तथा मानवतावादी विचारों की स्थापना कथा का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्यों को व्यक्त करते हुए भैरव पांडे कहते हैं, मैं आपके समाज को कर्म नाशा से कम नहीं समझता। यानी कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो भी एक सटीक है। तो दोस्तों, ये हमने शिवराज सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।